आखिरकार आज गृह मंत्रालय ने पीएफआई पर 5 साल की पाबंदी लगा दी है और कई धड़ों से इसकी मांग बहुत पहले से ही हो रही थी, लेकिन यह प्रतिबंध पुख्ता सबूतों के आधार पर लगाई गई है और ईडी और एनआईए की 7 दिनों तक चली रेड में ऐसे ऐसे साक्ष्य सबूत मिले हैं जो हतप्रभ करने वाले हैं। सामाजिक समरसता और कल्याण का मुखौटा ओढ़े इस संगठन का सपना था भारत को इस्लामिक स्टेट बनाना। दंगे, फसाद और आतंक का ताना बाना उसी सपने को पूरा करने की सीढ़ी थे। स्पेशल रिपोर्ट के साथ कर रहे हैं इस बुलेटिन की शुरुआत। बहुत हुई लुका छिपी, बहुत हुआ मजहब की ओट में देश पर चोट। गृह मंत्रालय का एक आदेश और पीएफआई वर्तमान से अतीत बन गया। 5 साल, पूरे 5 साल के लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को पिंजरे में कैद कर लिया गया। प्रतिबंध भी ऐसा कि इससे जुड़े 8 संगठन तक को कोल्ड स्टोर में डाल दिया गया है। प्रत्यक्ष को अब और प्रमाण की जरूरत ही नहीं थी। 15 से ज्यादा राज्यों, 100 से ज्यादा लोकेशन, पूरे 5 दिनों के मेगा ऑपरेशन और गिरफ्तार पीएफआई ओहदेदारों के कबूलनामे के बाद सबूतों की पूरी फेहरिस्त सामने आ गई थी। सामने आ गया था सच कि इस संगठन का चेहरा कुछ और है और कारनामे एकदम काले। बस फिर क्या था, प्रहार होना ही था। प्रहार जोरदार हुआ। ये केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय का गजट नोटिफिकेशन है। इसके अल्फाज जितने काले हैं उतने ही काले रहे हैं पीएफआई के कारनामे। इसलिए ये आदेश पीएफआई की किस्मत पर सिर्फ 5 साल के लिए हमेशा हमेशा के लिए ताला साबित हो सकता है। खैर, इन कागजों में फिलहाल प्रतिबंध 5 साल का है। ये प्रतिबंध इसलिए लगा है क्योंकि इसके खिलाफ आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के सबूत मिले, क्योंकि पीएफआई के खिलाफ देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के सबूत मिले, क्योंकि पीएफआई ने गैर कानूनी तरीके से फंड इकट्ठा किए, फंड का देश के खिलाफ इस्तेमाल किया, क्योंकि पीएफआई ने दूसरे धर्म मानने वालों को टारगेट किया, उनकी हत्या की, क्योंकि पीएफआई ने चर्चित चेहरों को निशाना बनाने की साजिश की, क्योंकि पीएफआई ने विस्फोटक तैयार करने का प्लान किया, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, क्योंकि पीएफआई ने आईएसआई और जमात उल मुजाहिदीन जैसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठनों से सांठगांठ की, क्योंकि यूपी, कर्नाटक और गुजरात जैसे राज्यों ने पीएफआई पर बैन की सिफारिश की थी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बैन कर दिया है। इसके साथ ही इससे जुड़े हुए संगठनों को भी प्रतिबंधित किया गया है। जिस तरीके से 2 राउंड की छापेमारी ईडी, एनआईए और दूसरी राज्य की पुलिस ने किया, उसके बाद जो खतरनाक सबूत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ मिले, उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के विदेशी आतंकी संगठनों आईएसआईएस, जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के साथ संपर्क बताए जा रहे हैं। देश में विध्वंस के बीज बोने वाले इस संगठन का ध्वस्त होना जरूरी हो गया था कि इससे पहले कि इसका नेटवर्क और बड़ा नासूर बने, उसका ऑपरेशन कर मिटा दिया जाए। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 22 सितंबर को ईडी, एनआईए और राज्यों की पुलिस ने देश भर में छापे डाले और 106 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 27 सितंबर को एक और मेगा ऑपरेशन हुआ और 247 आरोपियों में से ज्यादातर की गिरफ्तारी हुई और कुछ आरोपियों को हिरासत में लिया गया और अब 29 सितंबर को पीएफआई पर पाबंदी का फरमान जारी हो गया है। पीएफआई पर जो प्रतिबंध लगाया गया है, इसका स्वागत करता हूं और जो भी विरोध करने वाले हैं उनको यह कहना चाहता हूं कि यह देश के विरुद्ध जो साजिश करने वाले हैं, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो उसके स्वागत की जगह उसका विरोध करने का मतलब यह होता है कि निश्चित तौर से वह हिंसा फैलाने वालों को मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं और इस प्रकार की चीजें यह देश बर्दाश्त नहीं करेगा और इसका जवाब देश देगा। जब तक आप पूरे कुनबे को समाप्त नहीं करोगे, आतंक का कुनबा था ये पूरा का पूरा, इस आतंक के कुनबे को जब तक पूरा समाप्त नहीं करोगे तब तक आतंकवाद की समाप्ति नहीं होती। लेकिन बात ये भी देखने की है कि अब इनके जो राजनीतिक जो पैरोकार हैं और जो इनके जो सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो सपोर्टिव लोग हैं
जो उन आतंकियों को पनाह देते थे, उनको पैरोकारी करते थे, उन पर भी कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की जरूरत है। नहीं तो वही बात होगी कि जैसे सिमी के बाद पीएफआई जन्मा और पीएफआई के बाद कोई और एक और सीएफआई आ जाएगा। तो ये चीज बहुत जरूरी है इसमें बेसिकली कि इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। वैसे पीएफआई को तभी मालूम चल गया था कि अब उसकी खैर नहीं, जब जांच एजेंसियों ने एक साथ 108 ठिकानों पर छापा मारकर सबूतों को टटोला था और उसके तथाकथित दिग्गजों को गिरफ्तार किया था। तब इसके गुर्गों ने देश भर में बहुत बवाल काटा था। तो रहिए कि ये संगठन देश हित और समाज हित में काम करता है, दलितों, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए काम करता है। केरल से लेकर आंध्र, कर्नाटक से लेकर तेलंगाना तक न सिर्फ प्रदर्शन हुए बल्कि तोड़फोड़ और हिंसा भी। लेकिन दबाव बनाने का सारा फार्मूला कपूर की तरह उड़ गया, सारा गणित गड़बड़ा गया। सबूतों के अंबार में आखिरकार ये संगठन दब गया। दबना ही था, क्योंकि सालों से पाबंदी की मांग हो रही थी। वक्त संपूर्ण एक्शन का आ गया था। अब आया है वो एक्शन जिस पर रिएक्शन तो अब भी बहुत आ रहे हैं, लेकिन सरकार का विजन साफ है कि पीएफआई का पाप माफ किए जाने के काबिल नहीं है। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। लेकिन सवाल है कि आखिरकार पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कैसे देश के 15 से ज्यादा राज्यों में साजिश का ताना बाना बुनने में कामयाब हो गई। क्या सिमी जैसे प्रतिबंधित संगठन की आतंकवादी सोच को आगे ले जाने का रास्ता ही उसके लिए बैन की इबारत लिखता चला गया। हिंसक और आतंकी वारदातों में करीब 15 साल पुराने पीएफआई की हिस्सेदारी पर आपको दिखाते हैं एक और स्पेशल रिपोर्ट। टेरर फंडिंग से पीएफआई का सीधा कनेक्शन। हिंसा और आतंक रोकने को सरकार ने लिया एक्शन। शक्लो सूरत एक राजनीतिक पार्टी की, लेकिन जो कुछ करने में पीएफआई आगे था वो लगातार सरकारों के लिए चुनौती बनता जा रहा था। न हिंसा रुक रही थी, न हिंसा फैलाने के लिए फंडिंग और न ही विवादित बयानबाजी। 2006 में बने पीएफआई पर शुरू से ही उसे सिमी का नया अवतार होने के आरोप लगते रहे हैं, जो एक वक्त में टेरर कनेक्शन के जरिए तमाम राज्यों की नाक में दम किए हुए था और आखिरकार उस पर बैन लगा दिया गया था। वजह साफ थी, सिमी के खासम खास पदाधिकारियों को पीएफआई ने अपने यहाँ आला पदों पर बैठाया। तभी से जांच एजेंसियों को ये संगठन खटकने लगा था। ऊपर से इसके कामकाज करने का तरीका भी वैसा ही था, वही आतंकी संगठनों से कनेक्शन और हत्याओं के आरोप। जुलाई 2012 में कन्नूर में स्टूडेंट सचिन गोपाल और चेंगनूर में एबीवीपी नेता विशाल पर चाकू से हमला हुआ, जिसका आरोप पीएफआई पर लगा। 2012 में केरल सरकार ने हाई कोर्ट में बताया कि हत्या के 27 मामलों से पीएफआई का सीधा सीधा कनेक्शन है। इनमें से ज्यादातर मामले आरएसएस और सीपीएम के कार्यकर्ताओं की हत्या से जुड़े थे। पटना में गजवाए हिंद बनाने के लिए बड़ी साजिश हो रही थी, जिस पर एनआईए को दखलंदाजी करनी पड़ी। इसके अलावा तेलंगाना में कराटे ट्रेनिंग के नाम पर हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी और फिर कर्नाटक में प्रभु हत्या मामले में भी कनेक्शन सामने आया था। हिजाब विवाद और फिर प्रदर्शनों के दौरान पीएफआई की फंडिंग की भी जांच हुई थी। नागरिकता कानून को लेकर यूपी में हुई हिंसा के दौरान पीएफआई से जुड़े आरोपियों से आपत्तिजनक सामग्री मिली थी। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई का गठन 17 फरवरी 2007 में किया गया। जानकारी यह है कि दक्षिण भारत के 3 मुस्लिम संगठनों का विलय करके इस संगठन को बनाया गया, जिसमें केरल के नेशनल डेमोक्रेटिक फॉर फ्रंट, कर्नाटक के फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु के मनिथा परिसाई संगठनों को शामिल करके पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को 2007 में गठित किया गया। माना जाता है कि अलग अलग राज्यों में यानी कि देश के 23 राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यकर्ता और खुद इसके बड़े बड़े नेता सक्रिय हैं। नेशनल स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट के बैन लगने के बाद यानी सिमी पर जब केंद्र सरकार ने बैन लगा दिया, तो उसके बाद इसका कैडर जो है वो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया में किसी न किसी रूप में जुड़ गया और उसको विस्तार देने लगा। एनआईए और ईडी की जांच में पीएफआई की कारगुजारियों से पर्दा उठता चला गया। पता चला कि राजनीति और सामाजिक संगठन का नकाब ओढ़े बैठे पीएफआई को कई खाड़ी देशों से फंड मिलता रहा है। इतना ही नहीं, धर्मांतरण के आरोप भी इस पर लगते रहे हैं।
जिसे पीएफआई की तरफ से कई बार खारिज किया गया, लेकिन उसके आला अधिकारी कई बार भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की बात कह चुके हैं। यही वजह है राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर इसके नेटवर्क को नेस्तनाबूद करने का फैसला लिया गया। जो उचित है वही किया गया है। पूरे देश की सुरक्षा का मामला है। देश में सभी लोगों की ऐसी डिमांड है कि अराजक तत्व कोई भी हो तो उससे देश को बचाया जाए। तो इसलिए जो भी कार्यवाही की गई है वो जनहित में और देश के हित में की गई है, वो स्वागत योग्य। तो ये देश की सुरक्षा और देश के लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया है। लेकिन अफसोस की बात है कि इसमें भी कुछ लोग अपने सियासी नफे और नुकसान का बुरा भाग कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। हम सरकार ने जो फैसला किया है, ऐसी शैतानी ताकतों के खिलाफ, ऐसी आतंकवादी ताकतों के खिलाफ, ऐसी ताकतें जो ताकतें की हमारे देश में, हिंदुस्तान में आतंकवादी ताकतों की परछाई या प्रॉक्सी के तौर से लगातार कई वर्षों से काम कर रही थी, ये देश की सुरक्षा में और देश के हित में बड़ा फैसला है, कड़ा फैसला है। पुरानी कहावत है, जैसा बोया जाता है वैसा काटा जाता है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट भी यही कहती है कि पिछले 15 सालों में पीएफआई ने विदेशी फंडिंग की मदद से साजिश का जो ताना बाना बुना है, उसे तार तार करना बेहद जरूरी था। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।